हेलो दोस्तों, टेस्टमेट में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक राज आपके समक्ष आज फिर से बीटीएस स्टाफ नर्स का जो वैकेंसी आया है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन लेके आया हूं। हमारा आज टॉपिक नंबर 4, जो टॉपिक का क्या नाम है, प्लान थेराप्यूटिक डाइट्स फॉर वेरियस डिजीज कंडीशन। इससे रिलेटेड हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करेंगे अपकमिंग एग्जाम के लिए। ठीक है, तो हम लोग टॉपिक शुरू करें। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन को पहले अपने समझने का कोशिश कीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, और उसके रिगार्डिंग अपना आंसर चूज़ कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आपको खुद से पढ़ के समझना होगा और उसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है अप्रोप्रिएट आंसर, राइट आंसर करना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन समझने का कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डाइट्स इज रिकमेंडेड फॉर ए पेशेंट विथ हाइपरटेंशन। उच्च रक्तचाप के रोगी के लिए कौन सा आहार अनुशंसित है? हमारे ऑप्शंस हैं हाई सोडियम डाइट, डैश डाइट, कीटोजेनिक डाइट और लो फाइबर डाइट। आज हम लोग बहुत सिलेक्टेड अच्छा क्वेश्चन लाए हैं, आपको क्वेश्चन करने में बहुत अच्छा लगेगा और आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलेगा। क्या होगा राइट आंसर? अब तक आप लोग राइट आंसर सेलेक्ट कर चुके होंगे। हमारा राइट आंसर क्या होगा? डैश डाइट होगा। डैश डाइट क्या होता है? डैश डाइट होता है जो कि इसमें क्या रहता है, ज़्यादातर कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम से भरपूर रहता है, जो कि क्या करता है, हाइपरटेंशन में मदद करता है, बीपी को मेंटेन रखने में मदद करता है, ज़्यादा हाइपरटेंशन नहीं होने देता है। तो ये हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डैश डाइट। हाई सोडियम डाइट नहीं होगा, क्योंकि पोटेशियम सोडियम क्या करेगा और बीपी को बढ़ा देगा, जिसके कारण और कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। कीटोजेनिक डाइट भी नहीं होगा सही, और लो फाइबर डाइट भी रिलेटेड नहीं है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डैश डाइट, जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम ये सब जो है ज़्यादा रहता है, जो कि हाइपरटेंशन को कंट्रोल करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच न्यूट्रिएंट शुड बी रेस्ट्रिक्टेड इन ए रीनल फेलुअर डाइट। गुर्दा विफलता के आहार में किस पोषक तत्व को सीमित करना चाहिए? ऑप्शंस कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स। विच न्यूट्रिएंट शुड बी रेस्ट्रिक्टेड इन ए रीनल फेलुअर डाइट। रीनल फेलुअर का कोई मरीज है तो उसमें कैसा डाइट को हम लोग रेस्ट्रिक्ट करेंगे, मतलब उसको कम लेंगे या उसको नहीं लेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेंगे, फैट्स नहीं लेंगे, विटामिन्स नहीं लेंगे, या प्रोटीन्स ज़्यादा नहीं लेंगे। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? प्रोटीन्स हो जाएगा। प्रोटीन्स जो है हम लोग उसको रेस्ट्रिक्ट करेंगे। कोई भी जो रीनल फेलुअर का पेशेंट है तो उसमें जो है हम लोग प्रोटीन्स को कम लेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स तो चाहिए ही हम लोग को एनर्जी मेंटेन करने के लिए, जो है कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, फैट्स कम अमाउंट में चाहिए, विटामिन्स भी चाहिए जो कि प्रॉपर ग्रोथ और मेंटेनेंस में मदद करता है। लेकिन प्रोटीन्स क्या करेगा, वो रीनल डिजीज और कॉज करेगा और रीनल टॉक्सिसिटी कॉज करेगा, जिसके कारण और फर्दर जो है कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है। तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, प्रोटीन्स ज़्यादा नहीं लेना है रीनल फेलुअर वाले पेशेंट्स में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़िए और समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए डायबिटिक पेशेंट शुड प्राइमरली कंज्यूम। एक कोई मधुमेह का व्यक्ति है, मधुमेह रोगी को मुख्य रूप से क्या सेवन करना चाहिए? जो डायबिटिक पेशेंट है उसको जो है क्या क्या सेवन करना चाहिए? हमारे ऑप्शंस हैं सिंपल शुगर्स लेना चाहिए, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, हाई फैट फूड्स, फ्राइड फूड्स। हमारा राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हमारा होगा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेंगे, सिंपल शुगर्स नहीं लेंगे। सिंपल शुगर लेने से क्या हो जाएगा, और जो है शुगर का लेवल बढ़ जाएगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, और जो है मधुमेह रोगी को कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है, शुगर लेवल और बढ़ जाएगा, बीपी और बढ़ जाएगा। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेंगे जिससे क्या होगा, वो इजीली डाइजेस्ट होता है और धीरे धीरे एनर्जी देता है और एनर्जी को मेंटेन रखता है। हाई फैट डाइट नहीं लेंगे,
वो भी जो है उसके लिए फेवरेबल नहीं है। और फ्राइड फूड्स नहीं खाएंगे, तला भुना स्पाइसी फूड्स नहीं खाएंगे, वो भी उसके लिए सुटेबल नहीं है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर पेप्टिक अल्सर पेशेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकमेंडेड। पेप्टिक अल्सर के रोगियों के लिए क्या अनुशंसित है। हमारे ऑप्शंस हैं स्पाइसी फूड्स, कैफीन रिच ड्रिंक्स, ब्लेंड डाइट और अल्कोहल। राइट आंसर कीजिए। पेप्टिक अल्सर वाले मरीज में क्या जो है रिकमेंड किया जाता है, क्या देना चाहिए। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्लेंड डाइट हो जाएगा राइट आंसर। स्पाइसी फूड नहीं देंगे क्योंकि जो है वो और इरिटेशन काउज करेगा, ठीक है। कैफीन रिच डाइट नहीं देंगे, कैफीन क्या करता है और जो है वो परेशानी काउज कर सकता है। और अल्कोहल बिल्कुल नहीं देंगे। अल्कोहल क्यों नहीं देंगे, क्योंकि पेप्टिक अल्सर जनरली स्टमक में होता है, स्टमक का जो लाइनिंग होता है उसको और क्या करेगा, वो डैमेज करेगा, जिसके कारण क्या होगा और उसको जो है पेप्टिक अल्सर्स को वाले पेशेंट्स में और परेशानी उसकी बढ़ जाएगी। तो हम लोग ब्लेंड डाइट देते हैं उसको, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ब्लेंड डाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए पेशेंट विथ लिवर सिरोसिस विच न्यूट्रिएंट शुड बी रेस्ट्रिक्टेड। लिवर सिरोसिस की रोगी में किस पोषक तत्व को सीमित करना चाहिए, कौन सा पोषक तत्व है जो हम लोग को रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए, मतलब कम लेना चाहिए। ऑप्शंस हमारे यहाँ पे दिए गए हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन B12। क्या होगा राइट आंसर। हमारा राइट का आंसर क्या होगा, प्रोटीन होगा, ठीक है। लिवर सिरोसिस में जो है हम लोग प्रोटीन ज़्यादा नहीं लेंगे। क्यों प्रोटीन ज़्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि प्रोटीन ज़्यादा लेंगे तो लीवर को और डैमेज करेगा। कार्बोहाइड्रेट लेंगे, कार्बोहाइड्रेट तो जनरली हम लोग को चाहिए एनर्जी सोर्स, ग्लूकोज कम अमाउंट में चाहिए ताकि हम लोग को जो है न्यूट्रिशन जो है वो डेली जो एनर्जी है वो मेंटेन रहे। फैट्स का भी कम सेवन करना है और विटामिन B12 जो है इससे रिलेटेड नहीं है, लिवर सिरोसिस से रिलेटेड नहीं है। तो मेनली हम लोग को क्या करना है, प्रोटीन डाइट को रिस्ट्रिक्ट करके चलना है, ठीक है। लिवर सिरोसिस वाले मरीज हैं जो लिवर सिरोसिस से पीड़ित हैं। लिवर सिरोसिस क्या होता है, लीवर जो है हमारा फाइब्रोज्ड हो जाता है, ठीक है। वो लास्ट स्टेज है लिवर सिरोसिस। पहले जो है जो ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं या और किसी दूसरे कारण के कारण क्या होता है, लीवर डैमेज होता है और लास्टली में क्या हो जाता है, लिवर सिरोसिस होता है। तो उस कंडीशन में प्रोटीन का जो है डाइजेशन अच्छे से नहीं होता है, जिसके कारण और उसको परेशानी होती है। इसलिए प्रोटीन वाला डाइट को हम लोग को रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, ए हाई फाइबर डाइट इज रिकमेंडेड इन। उच्च फाइबर आहार किस स्थिति में दिया जाता है। हमारे ऑप्शंस हैं कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, वोमिटिंग और गैस्ट्रिक अल्सर। क्या होगा राइट आंसर। हमारा राइट आंसर क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा। क्यों होगा कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है, प्रॉपर इंडाइजेशन ऑफ फूड होता है, खाना अच्छे से नहीं पच पाता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, हाई फाइबर डाइट अगर हम लोग लेते हैं तो उसमें क्या होता है, वो खाना को ईजिली, उसमें सेलुलोज का कंटेंट ज़्यादा रहता है हाई फाइबर डाइट में, तो वो खाना को ईजिली पास आउट करवा देता है, इंडाइजेशन नहीं होने देता है। डायरिया रिलेटेड नहीं है, वोमिटिंग रिलेटेड नहीं है, गैस्ट्रिक अल्सर रिलेटेड नहीं है। डायरिया कब होता है, डायरिया जब ज़्यादा एक्सेसिव लूज स्टूल होता है। जैसे हम लोग 1 से 2 स्टूल जनरली हम लोग 24 आवर में पास करते हैं, लेकिन 3 या 3 से ज़्यादा अगर स्टूल अगर किसी आदमी को जो है हो रहा है 12 घंटा या 24 घंटा में, तो हम लोग उसको क्या कंडीशन को कहते हैं, वाटरी लूज स्टूल को हम लोग डायरिया कहते हैं। वोमिटिंग में क्या होता है, वोमिटिंग में जो हमारा गैस्ट्रिक कंटेंट रहता है वो माउथ के सहारे बाहर आ जाता है, ठीक है। और गैस्ट्रिक अल्सर क्या होता है, हमारा जो स्टमक का जो लाइनिंग है उसमें जो है अल्सर डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हाई फाइबर डाइट हम लोग किस कंडीशन में लेते हैं, कॉन्स्टिपेशन में लेते हैं। डायरिया में लेंगे तो वो उससे ज़्यादा रिलेटेड नहीं है और जो है वो लूज स्टूल और करवा देगा, वोमिटिंग में रिलेटेड नहीं है और गैस्ट्रिक अल्सर में भी यूज़फुल नहीं होता है। तो हम लोग कॉन्स्टिपेशन में जो है हाई फाइबर डाइट लेते हैं।
इजी क्वेश्चन है, कीजिए आप लोग। विच इज ए ग्लूटीन फ्री ग्रेन, ग्लूटीन फ्री ग्रेन कौन है? निम्न में से कौन सा अनाज ग्लूटीन मुक्त है? ऑप्शंस दिए गए हैं, व्हीट, वार्ली, ओट्स और राइस। राइस में ग्लूटीन पाया जाता है? नहीं, राइस में ग्लूटीन नहीं पाया जाता है। ओट्स में भी नहीं पाया जाता है, सॉरी, यहां पे नॉट पूछ रहा है। तो कौन कौन से में जो है ग्लूटीन फ्री ग्रेन है, कौन सा ग्लूटीन फ्री ग्रेन है, वो हम लोग को आंसर करना है। व्हीट में ग्लूटीन पाया जाता है तो ये हमारा नहीं होगा। बार्ली में भी जो है ग्लूटीन प्रेजेंट रहता है और ओट्स में भी जो है प्रोटीन रहता है, ये ग्लूटीन प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ग्लूटीन एक तरह का प्रोटीन है जो कि व्हीट में भी प्रेजेंट रहता है, बार्ली में भी प्रेजेंट रहता है, ओट्स में भी प्रेजेंट रहता है, लेकिन राइस में प्रेजेंट नहीं रहता है। तो राइट हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे राइस। राइस हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ए पेशेंट विथ सीलियक डिजीज शुड अवॉइड। कोई पेशेंट है सीलियक डिजीज का, उसको हम लोग क्या अवॉइड करना चाहिए? कॉर्न अवॉइड करना चाहिए, राइस अवॉइड करना चाहिए, व्हीट अवॉइड करना चाहिए या पोटैटो अवॉइड करना चाहिए? राइट आंसर कीजिए आप लोग। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पोटैटो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फूड इज सुटेबल इन ए लो रेसिड्यू डाइट? कम अपशिष्ट आहार में कौन सा भोजन उपयुक्त है? ऑप्शंस दिए गए हैं, होल व्हीट ब्रेड, बनाना, रॉ वेजिटेबल, नट्स। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बनाना हो जाएगा राइट आंसर। क्यों? क्योंकि बनाना जो है इजीली डाइजेस्ट होता है और क्विक एनर्जी देता है और इसका रेसिड्यू भी कम बचता है। बनाना अगर कोई खाते हैं तो उसमें जो है जल्दी डाइजेस्ट होता है और उसका जो रेसिड्यूअल पार्ट रहता है वो बहुत कम रहता है। तो ये हमारा सुटेबल लो रेसिड्यू डाइट हो गया। होल व्हीट ब्रेड जो है उसमें ज़्यादा जो है रेसिड्यूअल रह जाता है, रॉ वेजिटेबल्स में भी ज़्यादा रेसिड्यूअल रह जाता है और नट्स में भी ज़्यादा रेसिड्यूअल रह जाता है, मतलब अपशिष्ट जो है वो ज़्यादा रह जाता है। सबसे कम बनाना में ही रहता है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ए फैट रेस्ट्रिक्टेड डाइट इज यूज्ड इन विच कंडीशन? वसा प्रतिबंधित आहार किस स्थिति में उपयोग होता है? अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। ए फैट रेस्ट्रिक्टेड डाइट इज यूज्ड इन विच कंडीशन? ऑप्शंस दिए गए हैं हमारे यहाँ पे, पैनक्रिएटाइटिस, एनीमिया, हाइपरटेंशन और डायबिटीज। हमारा राइट आंसर क्या होगा? पैनक्रिएटाइटिस हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, फैट रेस्ट्रिक्टेड डाइट में जो है हम लोग को क्या यूज़ करना चाहिए? पैनक्रिएटाइटिस के कंडीशन में हम लोग इसको फैट रेस्ट्रिक्टेड डाइट यूज़ करना चाहिए। एनीमिया में जो है वो से कोई दिक्कत नहीं है, हाइपरटेंशन भी रिलेटेड नहीं है और डायबिटीज़ भी रिलेटेड नहीं है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? पैनक्रिएटाइटिस हो जाएगा। रिकमेंडेड फॉर अनीमिक पेशेंट, अनीमिक रोगी के लिए क्या उचित है? जो एनीमिया का पेशेंट है, अनीमिक कोई व्यक्ति है, तो उसमें है क्या जो है रिकमेंड करना चाहिए, क्या उसको ज़्यादा दिया जाना चाहिए, क्या उसको एडवाइस करना चाहिए? क्या आयरन रिच फूड्स देना चाहिए या लो फाइबर डाइट देना चाहिए
या फिर हाई फैट डाइट देना चाहिए, या साल्ट फ्री डाइट देना चाहिए? क्या होगा राइट आंसर? अनीमिया वाले पेशेंट में आयरन की कमी से क्या होता है? एनीमिया होता है। मोस्ट कॉमनली जो है हम लोग देखते हैं कि आयरन डिफिशियंसी अनीमिया होता है। तो आयरन डिफिशियंसी वाले अनीमिया वाले पेशेंट में हम लोग आयरन रिच फूड ज़्यादा देंगे। जैसे आयरन किस में पाया जाता है? हमारे स्पिनच में पाया जाता है, वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं, ठीक है। तो वो सब हम उसको ज़्यादा देंगे, आयरन रिच फूड्स ज़्यादा देंगे। जैसे कि राइस भी होते हैं कुछ जो है जो जिसमें आयरन कंटेंट ज़्यादा रहता है। लो फाइबर डाइट रिलेटेड नहीं है, हाई फाइबर डाइट उसको नहीं देंगे, और सॉल्ट फ्री डाइट भी नहीं देंगे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेनली अनीमिया को ट्रीट करना है, तो अनीमिया को ट्रीट करने के लिए आयरन रिच फूड ज़्यादा देंगे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? आयरन रिच फूड्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सुटेबल डाइट इन डायरिया। दस्त में उपयुक्त आहार कौन सा होता है? दस्त क्या होता है? मैंने पहले ही बताया है कि दस्त क्या होता है। अगर किसी व्यक्ति को 3-4 स्टूल 12 से 24 घंटा में अगर 3 या 4 स्टूल से ज़्यादा हो रहा है, या तो हम उसको क्या कहेंगे? डायरिया। उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे? डायरिया कहेंगे। डायरिया में क्या होता है? हमारा लोअर जीआई से जो है ज़्यादा वाटर और फूड का लॉस हो जाता है। जो भी हमारे उसके साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जैसे सोडियम पोटेशियम होते हैं, वो ज़्यादा लॉस हो जाता है, जिसके कारण जो है आदमी जो है वो ज़्यादा लेथार्जिक हो जाता है, ज़्यादा लूज स्टूल होने से डायरिया। तो उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? डायरिया कहते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है सूटेबल डाइट इन डायरिया। किसी को अगर डायरिया हो गया है तो हम लोग उसमें कौन सा डाइट देंगे? हमारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, हाई फाइबर डाइट, स्पाइसी फूड, ब्रेड डाइट, मिल्क प्रोडक्ट्स। आंसर कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। मिल्क प्रोडक्ट्स हम लोग उसको देंगे। मिल्क प्रोडक्ट्स उतना ज़्यादा काम नहीं करेगा और वो ज़्यादा परेशान ही करेगा। डायरिया वाले पेशेंट में मिल्क प्रोडक्ट्स तुरंत नहीं दिया जाता है। ब्रेड डाइट, स्पाइसी फूड और हाई फाइबर डाइट, इसमें क्या होगा आंसर? स्पाइसी फूड भी हम लोग नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि पहले से उसको डायरिया हो चुका है, ठीक है। और स्पाइसी फूड देने से उसको और ज़्यादा इरिटेशन होगा और जो है वो डायरिया का कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा। हाई फाइबर डाइट यहाँ पे काम नहीं करेगा। हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? ब्रेड डाइट। ब्रेड डाइट का मतलब क्या होता है? बिफोर बनाना ज़्यादा देंगे, क्योंकि बनाना क्या करता है? इजीली डाइजेस्ट होता है और तुरंत एनर्जी देता है। R4 राइस देते हैं, गीला चावल उसको हम लोग देते हैं, ठीक है। और A4 एप्पल उसको दे सकते हैं। एप्पल उसको देंगे जो कि क्या करता है? उसमें जो है एनर्जी ज़्यादा होता है और उसमें रेसिड्यू कम रहता है, तो एप्पल भी फ्रूटफुल होता है उसके लिए। और T4 टोस्ट हम लोग उसको देते हैं, ठीक है, टोस्ट। तो ये हमारा ब्रेड डाइट हो गया। तो डायरिया वाले पेशेंट में जो है इस सब डाइट का हम लोग यूज़ करेंगे तो उसका कंडीशन जल्दी इंप्रूव होगा, जल्दी ठीक होगा। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। ब्रेड का फुल फॉर्म बनाना, B फॉर बनाना, R फॉर राइस, A फॉर एप्पल और T फॉर टोस्ट। ये सब इनरिच डाइट देंगे तो डायरिया जल्दी इंप्रूव होगा, जल्दी ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडियल बेवरेज इन फीवर। किसी को बुखार है तो उसमें हम लोग क्या उसको पेय पदार्थ देंगे, ठीक है। बुखार में आदर्श पेय पदार्थ क्या है, क्या देना चाहिए? ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, सोडा, फ्रूट जूस, कॉफ़ी और अल्कोहल। क्या होगा राइट आंसर? हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? फ्रूट जूस होगा। सोडा नहीं देंगे उसको, सोडा और उसको परेशान कर सकता है बुखार में। सोडा उसको वहाँ पे सूटेबल नहीं होगा उसके लिए। कॉफ़ी नहीं देंगे, कॉफ़ी से जो है और उसको परेशानी हो सकती है, उसमें कैफीन प्रेजेंट रहता है उस कॉफ़ी में, जो कि और उसके जो है फीवर में जो है यूज़फुल उसके लिए नहीं है, नहीं देना चाहिए, ठीक है। अल्कोहल तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। अल्कोहल से क्या होगा? गैस्ट्रिक इरिटेशन उसको ज़्यादा होगा, ठीक है। तो उसका कंडीशन और ख़राब हो सकता है, फीवर और हाई हो सकता है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? फ्रूट जूस उसको देंगे फीवर में। फीवर में जनरली क्या होता है? हमारा बॉडी टेम्परेचर राइज कर जाता है और ज़्यादा अगर फीवर हो जाता है तो उसमें और क्या होता है? 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर किसी को ऊपर हो जा रहा है फीवर तो उसमें हमारा इंजाइम जो है वो प्रॉपर से फंक्शन नहीं कर पाते हैं। इंजाइम जो है
वो इनएक्टिव हो जाते हैं, जिसके कारण हम कुछ भी खाना खाते हैं तो वो उसमें टेस्ट लगता है और न सही से अच्छे से डाइजेशन हो पाता, क्योंकि एंजाइम्स में जो है हमारा क्या हो गया है, इनएक्टिव हो गया है। तो सबसे अच्छा चीज़ हम लोग फ्रूट जूस देते हैं। फ्रूट जूस में क्या प्रेजेंट रहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट रहते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, मिनरल्स, विटामिन प्रेजेंट रहते हैं, जो कि क्या करता है, पहले एंजाइम्स को एक्टिव करता है और एनर्जी मेंटेन करता है, और धीरे धीरे फिर हम लोग थोड़ा सा डाइट शुरू करते हैं, लिक्विड डाइट शुरू करते हैं, उसके बाद सेमी सॉलिड, उसके बाद प्रॉपर सॉलिड डाइट देते हैं। ठीक है, तो सबसे अच्छा चीज़ है कि क्या उसको हम लोग दें, फ्रूट जूस दें। तो ये हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल, सुटेबल डाइट इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम। मेनली आज सारा डाइट से ही क्वेश्चन है कि कौन कौन सा डाइट प्लान करेंगे हम लोग थेराप्यूटिक में, मतलब किसी को कुछ हो गया है, थेरेपी हम लोग कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग कौन कौन सा डाइट देना अच्छा होगा। तो यहीं पे एक क्वेश्चन है, सुटेबल डाइट इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में उपयुक्त आहार कौन सा है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम मतलब किडनी से रिलेटेड कोई बीमारी है, और वो भी गंभीर बीमारी है। जहीं सिंड्रोम वर्ड आ गया उससे मतलब 2 या 2 से अधिक या उसके साथ साथ और बीमारी है उसके साथ, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, सिंड्रोम बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि सुटेबल डाइट नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होना चाहिए। हमारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, हाई प्रोटीन डाइट, लो सोडियम डाइट, हाई फैट डाइट और ग्लूटीन रिच डाइट। आंसर कीजिए। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में हम लोग कैसा डाइट देंगे, हाई फैट डाइट नहीं देंगे, ग्लूटीन रिच डाइट नहीं देंगे, हाई प्रोटीन डाइट नहीं देंगे, क्या देंगे हम लोग इसको, आंसर कीजिए आप लोग। अब तक सब लोग आंसर कर लिए होंगे। क्या है राइट आंसर, इसमें हम लोग लो सोडियम डाइट देंगे। क्या देंगे हम लोग इसमें, लो सोडियम डाइट देंगे। लो सोडियम डाइट से क्या होगा, किडनी पे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाई फैट डाइट रिलेटेड नहीं है, ग्लूटीन रिच डाइट रिलेटेड नहीं है, हाई प्रोटीन डाइट रिलेटेड नहीं है, और जो है वो कॉम्प्लिकेशन कर सकता है, किडनी पर ज़्यादा फंक्शन, किडनी को ज़्यादा फंक्शन करना पड़ेगा तो और किडनी डैमेज हो सकता है। तो सबसे अच्छा क्या है कि लो सोडियम डाइट उसको दें। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, डाइट एडवाइजेबल पोस्ट सर्जरी, मतलब सर्जरी के बाद किस प्रकार का आहार उचित है। किसी व्यक्ति का अगर सर्जरी हुआ है किसी चीज़ का, तो हम लोग उसके बाद उसको कौन सा डाइट ज़्यादा देना अच्छा होगा। हमारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, लिक्विड टू सॉफ्ट डाइट, हाई प्रोटीन डाइट, स्पाइसी फूड या जंक फूड। आंसर कीजिए। आज हमारे क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिकल बेस्ड हैं, जो कि जानना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। तो जो भी आपके मित्र सहयोगी हैं उनको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, उनके लिए भी इंफॉर्मेटिव है ये बहुत। हमारा राइट आंसर क्या होगा, डाइट एडवाइजेबल पोस्ट सर्जरी लिक्विड टू सॉफ्ट डाइट देते हैं, क्योंकि पेशेंट जो है पहले से फास्टिंग में रहता है, सर्जरी के पहले जो है फास्टिंग में रखा जाता है, और सर्जरी के समय और सर्जरी के कुछ देर बाद तक फास्टिंग में रखा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग उसको क्या स्टार्ट करेंगे, लिक्विड टू सॉफ्ट डाइट। पहले हम लोग उसको ओरल सिप से अलाउ करते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा लिक्विड डाइट अलाउड करते हैं, उसके बाद हम लोग जो है सब कुछ अगर सही रहा, नौजिया वोमिटिंग इस किसी तरह का नहीं हुआ, ठीक है, तो हम लोग उसमें फिर सॉफ्ट डाइट उसको अलाउ करते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हाई प्रोटीन डाइट नहीं देंगे तुरंत उसको, ठीक है, स्पाइसी फूड नहीं देंगे, और जंक फूड तो बिल्कुल खाना भी नहीं चाहिए किसी को। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा लिक्विड टू सॉफ्ट डाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट अवॉइडेड इन कार्डियक डाइट। हृदय आहार में किससे बचना चाहिए। कोई हृदय मरीज का व्यक्ति है, कोई हृदय रोगी है, हृदय का मतलब बीमारी है उसको, तो हम लोग उसमें क्या देना सबसे अच्छा होगा। क्या उसको ओलिव ऑयल देना चाहिए, वेजिटेबल्स देना चाहिए, ट्रांस फैट देना चाहिए, या फिर फ्रूट्स देना चाहिए। कोई कार्डियो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट है तो उसमें हम लोग कैसा डाइट देंगे, आंसर कीजिए। हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ओलिव ऑयल का यूज़ करना चाहिए। नॉर्मली हम लोग मस्टर्ड ऑयल का यूज़ करते हैं, लेकिन उससे भी अच्छा क्या है, कार्डियक प्रोटेक्टिव जो है वो ओलिव ऑयल है। वेजिटेबल्स रिलेटेड नहीं है, ट्रांस फैट नहीं देना चाहिए, फ्रूट्स भी जो है उतना रिलेटेड नहीं है,
तो सबसे अच्छा मेनली है कि क्या है, कार्डियक कॉम्प्रोमाइज्ड है। कार्डियक कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में हम लोग ओलिव ऑयल ज़्यादा यूज करते हैं, उसको ज़्यादा एडवाइस किया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, बेस्ट अवॉइडेड इन कार्डियक ड्रग। तो कार्डियक ड्रग में जो है अवॉइड करना है, तो यहाँ पे मैंने ये आंसर नहीं होगा, आंसर इसका होगा अवॉइड कौन सा करना है, तो हम लोग ट्रांसफैट को अवॉइड करेंगे, ठीक है। बाकी सब कुछ सही है, ओलिव ऑयल लेंगे, वेजिटेबल्स लेंगे तो उससे ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, फ्रूट्स भी लेना चाहिए। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रांसफैट्स हो जाएगा, ठीक है। ट्रांसफैट जो है वो उसके लिए कार्डियक मरीज के लिए सूटेबल नहीं है। ओलिव ऑयल तो लेना ही चाहिए, जो कार्डियक का पेशेंट रहता है उसमें हम लोग ओलिव ऑयल देते हैं क्योंकि मस्टर्ड ऑयल से वो ज़्यादा अच्छा रहता है। वेजिटेबल्स लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए, और फ्रूट्स भी खाना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे ट्रांसफैट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच फ्रूट इज मोस्ट सुटेबल फॉर रीनल डाइट। अब कोई रीनल का मरीज है तो उसमें हम लोग कैसा डाइट, उसको कैसा फ्रूट ज़्यादा देना अच्छा होगा। ऑप्शंस हमारे यहाँ पे हैं, बनाना, ऑरेंज, एप्पल और वाटरमेलन। रीनल डाइट में हम लोग क्या देंगे, आंसर कीजिए आप लोग। हम लोग उसको एप्पल ज़्यादा देंगे, बनाना नहीं देंगे, ऑरेंज नहीं देंगे, वाटरमेलन नहीं देंगे। सबसे अच्छा रीनल के लिए क्या है, एप्पल है, ठीक है। तो एप्पल जैसे जनरली जो है हम लोग को एडवाइस करना चाहिए। कोई अगर रीनल डाइट वाला पेशेंट है, रीनल डिजीज से ग्रसित कोई व्यक्ति है, तो उसको हम लोग जो है फ्रूट्स में भी कौन सा सबसे अच्छा, एप्पल उसके लिए सबसे अच्छा फ्रूट है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। विच विटामिन इज एसेंशियल इन वुंड हीलिंग। घाव भरने में कौन सा विटामिन आवश्यक है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन के। विटामिन, इसके यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन सी हो जाएगा हमारा आंसर। क्यों विटामिन सी होगा, क्योंकि विटामिन सी से क्या होता है, ये प्रॉपर वुंड हीलिंग करता है और टिश्यू रिपेयर करता है और टिश्यू को, नया नया टिश्यू को फॉर्मेशन करवाता है और जल्दी से वुंड हीलिंग करवाता है। विटामिन डी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। विटामिन के जो है किस में हेल्प करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन सी हो जाएगा। टिश्यू का ग्रोथ करवाता है और वुंड को जल्दी हील करता है, नया नया टिश्यू का फॉर्मेशन करता है, रीजनरेशन करवाता है, प्रोलिफेर करवाता है। अगला क्वेश्चन, सुटेबल मील प्लान फॉर ए डायबिटिक पेशेंट। मधुमेह रोगी के लिए उपयुक्त भोजन योजना क्या है। मतलब जो है कोई अगर डायबिटिक का पेशेंट है तो उसको कैसे भोजन करना चाहिए। हमारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, 3 लार्ज मील्स, 2 मील्स पर डे, फ्रीक्वेंट स्मॉल मील्स और ओनली लिक्विड्स। ओनली लिक्विड लेने से काम चलेगा नहीं, काम चलेगा। फ्रीक्वेंट स्मॉल मील्स, ठीक है, फ्रीक्वेंट स्मॉल मील्स हम लोग लेंगे। क्यों, क्योंकि थोड़ा थोड़ा भोजन करेंगे तो ग्लूकोज कम बनेगा, जिसके कारण हमारा ग्लूकोज नहीं बढ़ेगा, जिसके कारण और परेशानी उसका नहीं होगा। तो थोड़ा थोड़ा भोजन खाएंगे, थोड़ा ग्लूकोज बनेगा, उससे एनर्जी मेंटेन रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 2 मील्स पर डे ये रिकमेंडेड उतना नहीं है। 3 लार्ज मील्स, ज़्यादा भोजन करने से ज़्यादा अचानक ग्लूकोज बढ़ जाएगा तो उसको जो है और जो है शुगर का लेवल अचानक बढ़ जाएगा, जिसके कारण उसको परेशानी हो सकती है, ठीक है। तो 3 लार्ज मील्स भी नहीं लेना है, थोड़ा थोड़ा भोजन लेना है, थोड़े थोड़े देर बाद लेना है, ठीक है। 2 मील्स पर डे, 2 मील्स पर डे भी नहीं लेना है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रीक्वेंट स्मॉल मील्स। अगला क्वेश्चन, हाई प्रोटीन डाइट इज रिकमेंडेड इन। किस स्थिति में उच्च प्रोटीन आहार दिया जाता है। ऑप्शंस हमारे यहाँ पे दिए गए हैं, बर्न्स, हाइपरटेंशन, डायरिया और किडनी फेलुअर। आंसर कीजिए आप लोग। हाई प्रोटीन डाइट किस में दिया जाना चाहिए,
क्या किडनी फेलियर में देना चाहिए? नहीं, किडनी फेलियर में नहीं देना चाहिए। डायरिया में नहीं देना चाहिए, डायरिया में तो पहले से उसका डाइजेशन अच्छे से नहीं हो रहा है, तो ज़्यादा हम लोग हाई प्रोटीन डाइट देंगे तो और जो है वो गैस्ट्रिक इरिटेशन ज़्यादा काउज करेगा। हाइपरटेंशन में भी नहीं देना चाहिए। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बर्न्स। बर्न्स के कंडीशन में प्रोटीन ज़्यादा देना चाहिए, क्योंकि जो है बर्न्स के कंडीशन में हमारा टिश्यू जल्दी बने, टिश्यू का अच्छे से रिपेयर हो और एनर्जी मेंटेन रहे, क्योंकि बहुत सारा उसका फ्लूइड और विटामिन्स और मिनरल्स लॉस हो गया है, इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस हो गया है, तो उसको ज़्यादा प्रोटीन चाहिए। जल्दी से वुंड हीलिंग के लिए जो है ज़्यादा प्रोटीन वाला डाइट लेना चाहिए। बर्न्स के केस में बहुत ज़्यादा टिश्यू डैमेज हो गया है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग जो है बर्न्स वाले मरीज़ में हाई प्रोटीन डाइट हम लोग एडवाइस करते हैं। एग प्रोटीन या फिर हम लोग मिल्क, ये सब जो है पनीर, ये सब जो है हाई प्रोटीन डाइट जो भी है वो उसको ज़्यादा हम लोग एडवाइस करते हैं, ताकि उसका वुंड हीलिंग जल्दी हो, विटामिन्स मिनरल्स इलेक्ट्रोलाइट्स जो भी लॉस हुआ है वो जल्दी जल्दी उसका मेंटेन हो। अगला क्वेश्चन, हेल्दीएस्ट ऑयल फॉर हार्ट पेशेंट। हृदय रोगियों के लिए सबसे अच्छा तेल कौन सा है? यही क्वेश्चन में वहाँ कन्फ्यूजन हुआ था, यहाँ पे आप लोग राइट आंसर कीजिए। क्या इसका राइट आंसर होगा? इसका एक्सप्लेनेशन हम पहले ही दे चुके हैं। बटर होगा? नहीं होगा, ठीक है। ओलिव ऑयल राइट आंसर। हार्ट वाले पेशेंट में हम लोग क्या देते हैं? सबसे अच्छा हेल्दी ऑयल कौन सा होता है? ओलिव ऑयल है। सब ऑयल हेल्दी है, लेकिन सबसे अच्छा हेल्दीएस्ट ऑयल कौन सा है? हमारा ओलिव ऑयल, जिसको हम लोग जैतून का तेल बोलते हैं। पाम ऑयल नहीं देंगे और मस्टर्ड ऑयल भी नहीं देंगे। तो सबसे अच्छा यहाँ पे क्या होगा? ओलिव ऑयल होगा। कोई कार्डियक कंप्रोमाइज्ड पेशेंट है, कोई हार्ट का मरीज है, तो हम लोग उस कंडीशन में उसको ओलिव ऑयल देंगे, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मिनरल रेस्ट्रिक्टेड इन क्रोनिक किडनी डिजीज इज। क्रोनिक किडनी रोग में कौन सा खनिज सीमित किया जाता है? ऑप्शंस हमारे यहाँ पे हैं, आयरन, पोटेशियम, जिंक और सोडियम। मिनरल रेस्ट्रिक्टेड इन क्रोनिक किडनी डिजीज, कोई सीकेडी का मरीज है, किडनी का कोई मरीज है जिसका किडनी बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है, तो उस कंडीशन में कौन सा मिनरल जो है रेस्ट्रिक्ट करेंगे, मतलब उसको नहीं देंगे? क्या आयरन नहीं देंगे, पोटेशियम नहीं देंगे, जिंक नहीं देंगे या सोडियम नहीं देंगे? क्या नहीं देंगे उसको? आप लोग आंसर कीजिए। हम लोग उसको पोटेशियम नहीं ज़्यादा देंगे, ठीक है। पोटेशियम क्यों नहीं देंगे? पोटेशियम का लेवल बढ़ेगा तो किडनी को जो है ज़्यादा फंक्शन करना पड़ेगा और किडनी के लिए वो सूटेबल भी नहीं, क्योंकि किडनी जो है पहले ही से काफ़ी हद तक डैमेज हो चुका है। आयरन उतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है सीकेडी के मरीज में, जिंक भी नहीं करता है, सोडियम भी नहीं करता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? पोटेशियम। पोटेशियम को अवॉइड करना है, रिस्ट्रिक्ट करना है बिल्कुल। पोटेशियम रिच जो डाइट है उसको हम लोग को कम करना है, पोटेशियम का लेवल को कम करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अवॉइड इन लैक्टोज इंटॉलरेंस। लैक्टोज असहिष्णुता में किससे बचना चाहिए? मीट से बचना चाहिए, व्हीट से बचना चाहिए, मिल्क से बचना चाहिए या ज़्यादा एग लेने से बचना चाहिए? कौन सा डाइट से हम लोग को बचना चाहिए? कोई लैक्टोज इंटॉलरेंस का व्यक्ति है, मतलब उसका जो है लैक्टोज डाइजेशन अच्छे से नहीं होता, तो हम लोग उसमें जो है किन सारा डाइट से जो है, कौन सा डाइट से जो है बच के रहना, क्योंकि डाइजेशन ही नहीं हो रहा है, वो उसका शरीर टॉलरेट ही नहीं कर पा रहा है, तो उसको देने से कोई फ़ायदा नहीं है। आंसर कीजिए। यहाँ पे आंसर बिल्कुल आप लोग गेस कर सकते हैं। राइट आंसर, लैक्टोज कहाँ प्रेजेंट रहता है उससे ही गेस कर सकते हैं। तो लैक्टोज हमारा कहाँ प्रेजेंट रहता है? मिल्क में प्रेजेंट रहता है, तो मिल्क को हम लोग को अवॉइड करना है लैक्टोज इंटॉलरेंस वाले मरीज में, ठीक है। मीट और व्हीट और ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेनली कहाँ हमको किसको अवॉइड करना है? मिल्क को अवॉइड करना है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ ए थेराप्यूटिक डाइट।
चिकित्सीय आहार का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो हम लोग इतना सारा डाइट्स प्लानिंग पढ़े कि कौन कौन सा डाइट किस कंडीशन में लेना चाहिए, तो उसका हम लोग का मेन उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है, गोल क्या है कि हम लोग जो है थेराप्यूटिक डाइट कौन सा कंडीशन में कौन सा डाइट ज़्यादा अच्छा होता है, उसका मेन पर्पस क्या है? हमारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। रिड्यूस टेस्ट, क्या टेस्ट को कम करने के लिए लेना चाहिए थेराप्यूटिक डाइट। इन्हेंस न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स का पोषक तत्व का क्वालिटी, मतलब जो है न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा लेने से क्या होगा, ज़्यादा लेने से मतलब जो है थेराप्यूटिक डाइट होना चाहिए, लेना चाहिए। इम्प्रूव डिजीज कंडीशन या वेट गेन ओनली, क्या होगा राइट आंसर? टेस्ट के लिए हम लोग नहीं करते हैं ये काम, किसी को थेराप्यूटिक के लिए हम लोग टेस्ट उसमें मेंशन नहीं होता है। इनहेंस न्यूट्रिएंट्स का भी उतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। वेट गेन करने के लिए भी हम लोग नहीं करते। मेनली क्या कंडीशन, किसी को हम थेराप्यूटिक पर्पस से दे रहे हैं, मतलब किसी चीज़ का बीमारी है तो उसको ठीक करने के लिए दे रहे हैं, तो डिजीज कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग दे रहे हैं, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इम्प्रूव डिजीज कंडीशन, जो भी उसको डिजीज है ताकि वो डाइट से उसको परेशानी नहीं हो, तो उसके लिए हम लोग मोस्ट सुटेबल डाइट क्या होगा वो हमको देना है, तो उसका क्या होगा, डिजीज कंडीशन सुधार होगा, डिजीज में उसका सुधार होगा, इसलिए हम लोग थेराप्यूटिक डाइट देते हैं। मेन गोल हमारा यही है थेराप्यूटिक डाइट देने का, ठीक है। तो आज का हमारा यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था टॉपिक नंबर 4 से। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सब लोग जो है एक बार दो बार जितना बार हो सकता है वीडियो को देखें और सबको अच्छे से क्वेश्चन को याद कर लें, और जो भी इसमें इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स हम बताए हैं उसको नोट कर लें, और जो भी आपके मित्र साथी हैं उनको ये वीडियो शेयर करें, और चैनल से जुड़ने के लिए कहें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। जो भी आपको जो है किसी तरह का परेशानी होता है वीडियो में, तो हम लोग को कमेंट कीजिए, हम लोग उसमें इम्प्रूवमेंट करने का कोशिश करें। बाकी आपका जो है कंटिन्यू ऐसे ही क्लासेस चलता रहेगा, आप हम लोग के साथ जुड़े रहें और नॉलेज गेन करते रहें अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।